बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 228 मुलाहिज़ा फरमाएं। जब मेरा प्लान सुनते हुए तुम सोच में गुम थे तो मैं समझ गया था कि तुम्हारा ज़हन मसरूफ़ अमल हो चुका है। मैंने खुश होकर कहा, 2 घंटे में काफ़ी काम कर लिया तुमने। अखबार वाले में भैया बाल की खाल निकालते हैं और खाल के जूते बनाते हैं और जूते चिटखाते उम्र गुजार देते हैं। गालिब ने कहा। एक आकर ने मुझे मूंगफली वाले के बारे में बताया तो शक तो मुझे था कि गड़बड़ होगी। पुलिस को भत्ता दिए बगैर और गुंडा टैक्स दिए बगैर कोई रेडी तक नहीं लगा सकता। स्टेशन पर कुली भी ठेकेदार की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। मुझे अंदाजा था कि इस काम में हमारी ज़रूरियात क्या होंगी। चुनाचे मैंने फ़ोन पर ही खाल रोड वाले दोस्त से बात की। वापसी में मूसा जी को पकड़ा। इस बार वो अकड़ गया था मगर मैंने नकल सौदा किया। मैंने रेडी पर सुबह के वक्त अखबार फरोशी का बंदोबस्त भी किया। रात 12 बजे मैं आ जाऊंगा। सुबह 6 बजे से टैडी वहाँ अखबार बेचेगा शाम 6 बजे तक। उसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर शाम 6 से रात 12 बजे तक हम भी उसके करीब रहें, वो कोई बात हमसे करे और हम उससे कह लें। यहाँ तो एक चंडाल चौकड़ी है जो बात का बतंगड़ बनाती है। वो बातें सीगाए राज में रहेंगी और उस पर कुछ तो असर होगा। ये देख के कि उसके इश्क ने MA पास कामयाब साफी को मूंगफली बेचने पर मजबूर कर दिया। मैं तो समझ गया था बेटे। मोहसिन ने दांत निकाल के कहा, क्या मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक की शिकायत जिसमें वायरलेस पर खाले दिलजार कहा जाए। कल ना तो कामयाब रही तो उम्मीद है कि कामयाबी के नए रास्ते खुल जाएंगे, मगर एक हफ्ता हमें भी मिलेगा। मैंने कहा, इस एक हफ्ते में और कुछ काम भी हो जाएं तो अच्छा है। एक तो ये कि हम अपना सब नकद सरमाया एक जगह कर लें। चनमाई के घर से इंडियन करेंसी ले आए। उस्ताद टैडी का सोना बेच दें। 10,000 तो सुबह मूसा जी लेगा। इलेक्ट्रॉनिक मवासलाती राब्ते का साजो सामान भी सस्ता नहीं मिलेगा। शायद फिर कोई गाड़ी भी लेनी पड़े। इसके अलावा असले की पोजीशन का सही अंदाजा करना है। रात के 1 बजे भी हम सो गए। उस वक्त तक हमने इत्तफाक़े राय से चौधरी दिलावर के खत को नज़रअंदाज करने का फैसला कर लिया था। हम देखना चाहते थे कि इस चाल की नाकामी के बाद वो क्या कदम उठाता है। गालिब ने गायब होकर बहुत अक्लमंदी की थी, वरना हमारा ये ठिकाना भी शिकारी ताड़ जाते और इस मरतबा वो उजलत में कोई काम ना करते। हमें उस वक्त पता चलता जब एक धमाका MRS के वजूद को हरफे गलत की तरह मिटा देता। सुबह में खिलाफे मामूल देर तक सोता रह गया। टैडी तो सोने के मामले में ही बदनाम था। उठाया ना जाता तो दोपहर तक ना उठता। अकेला मोहसिन बिस्तर पर आलती पालती मारे बैठा ऊँग रहा था। कड़ी में सुबह के 8 बजे थे। हैश कर लो भाई, जब तक मुकद्दर में है। मोहसिन सर्द आप भर के बोला, हम भी कभी 8 बजे सोकर उठते थे। अब कौन रोकता है तुझे? नाम बता मुझे उसका। मैंने कहा, नाम उसका कुछ भी हो, शैला, राबिया या नाजो। मोहसिन बोला, लेकिन कहलाती वो बीवी है। अजीब मुश्किल है कि शादी ना करो तो रोना और शादी कर लो तो मजीद रोना। इस वक्त रोने के असबाब पर रोशनी डालिए। मैंने कहा और सिगरेट जला ली। मोहसिन ने चोरी चोरी बाहर देखा और एक सिगरेट मांगी। देखना यार, कल सिगरेट की पूरी डिबिया चुरमुर करके बाहर फेंक दी। कहती है खबरदार जो आइंदा मुंह से धुआं निकला। मोहसिन ने खश लगाते हुए कहा। मैंने कहा कि नेक बख्त है, धुआं कहीं से तो निकलेगा। नाक मुंह से ना निकला तो दिल से उठेगा। रात को हम सोए थे तहज्जुद के वक्त। सुबह फजर के लिए उठा देना कि नमाज पढ़ो। नमाज तो पढ़ ली मैंने, मगर उसके बाद बैठी भागी तो जवाब मिला कि बुरी आदत है। बस अब नाश्ता करोगे तो चाय मिलेगी। अगर खाली पेट कुछ पीना है तो दूध ही पियो या जूस पी लो। हम सुबह तो हम ब्लैक कॉफ़ी पीने वाले दूध पियेंगे। नाश्ता मिलेगा सबके साथ, रहूँगा नहीं तो और क्या करूँगा। खुदा के लिए अब तो नाश्ता ला दो, मुर्दे तक उठ गए हैं। उसने डैडी की तरफ देखा जो उठ बैठा था। गालिब भाई भी आ जाए। शैला मुस्कुराई। उसका कुछ भरोसा नहीं। दोपहर तक भी ना आए। मोहसिन बोला, मुझसे क्या गया था। गालिब 10 बजे आया तो अकेला नहीं था, उसके साथ मेकअप मैन मूसा भाई भी था। वो टैक्सी में सवार था और गालिब ने दरवाज़ा खुलवाने के बाद उसे बेदार किया तो वो सख्त हैरान हुआ। हम सो गया था। वो सर खुजा के मशकूक लहजे में बोला, क्या रात भर जागते रहे थे? गालिब ने कहा और उसे अंदर ले आया। नींद ऐसे नहीं आता, गोली खाता तो सोता। मूसा भाई ने बारी बारी हम सब की सूरतों का जायजा लिया। नाजुर शेला के चेहरे उसने पहली बार देखे थे, मगर मुझे देखकर वो पहचान गया। मैंने हाथ बढ़ा के उसे मुसाफे पर मजबूर कर दिया। रात को तुमने भूल से 2 गोलियां खा ली होंगी। गालिब ने कहा, हम 2 ही खाते हैं बाबा, मगर ये हो सकता है कि हमने फिर 2 गोली खा लिया हो, भूल जाता है। वो बोला। उसकी आवाज़ में गुनूदगी थी और आंखें बोझल थी। वो हमें मुजरिमों के एक नापसंदीदा गिरोह की हैसियत से देख रहा था जो सूरत बदल बदल कर हकीकी जिंदगी में ड्रामे करते रहते हैं। ब्लैक कॉफ़ी की एक प्याली पीकर वो अलर्ट हो गया। अब तुम अपना काम शुरू कर दो। गालिब ने कहा, काम मैं तुमको बता चुका हूँ। काम अच्छा होगा तो 1000 ज्यादा दूंगा, फर्क हुआ तो 1 पैसा नहीं दूंगा, बल्कि जो तुम्हारी जेब में है वो भी ले लूंगा। पैसा पहले, काम बाद में। मूसा भाई ने 2 टोक लहजे में कहा।
मैंने उसे 10,000 नकद दिए जो उसने हिफाजत के साथ अंदर की जेब में रख लिए। मोहसिन ने वो सूटकेस उसके सामने रख दिया जो वो गुज़िश्ता रात लेकर आया था। मूसा भाई ने उसे खोल कर देखा और तमाम असबाब का बगौर जायजा लेने के बाद मुतमईन होकर सारी लाया। मगर जब मोहसिन ने नाजो को हाथ पकड़कर आगे किया तो वो हैरान हुआ। इस लड़की को चुड़ैल बना दो, मोहसिन ने कहा। अल्लाह हमको माफ़ी दे, हम अच्छा सूरत को बिगाड़ता, टीवी पर हम सूरत को खूबसूरत बनाता, मगर तुम हमसे ये गुनाह कराता। ज्यादा बातें मत करो, गालिब ने खफकी से कहा। गुनाह सवाब के फलसफे को हम ज्यादा समझते हैं। गुनाह तुमने जेब में रख लिया है, सवाब तुमको अपने काम से मिलेगा। कितना वक्त लगेगा इस काम में? 3 घंटा, मूसा भाई ने कती लहजे में कहा। अच्छा तुम अपना काम करो, गालिब ने कहा। मैं आता हूँ 2 घंटे में। मोहसिन को वहीं छोड़कर गालिब ने मुझे और टैडी को साथ लिया और हम उस टैक्सी में रवाना हो गए। हमारा नकद सरमाया अब 30,000 से भी कम रह गया था। इसमें से 5,000 देकर हमने टैडी को रास्ते में उतार दिया। उसे एक रेडी खरीदना थी और मूंगफली बेचने का सारा सामान लेना था। फिर इस सामान को अपने अड्डे तक पहुंचाना था और इस काम के लिए टैडी के पास पूरा दिन था। गालिब ने उसे बता दिया था कि शाम तक वो पहुंच जाएगा। टैक्सी को हमने बैडन रोड के पास छोड़ा और बैडन रोड से पैदल गुजरे। रास्ते में वो ऑफिस भी आया जिसके बाहर मीर वजीर एंड कंपनी का साइन बोर्ड अब तक उसी तरह मौजूद था, लेकिन ऊपर जाने वाले जीने की ग्रिल में ताला पड़ा हुआ था, जिससे जाहिर होता था कि ऑफिस में अब कोई नहीं है। शायद वो सब रुखसत कर दिए गए थे जो पहले कारोबार के दफ्तरी उमूर को संभालते थे। जरी मशीनरी के पुर्जों के आर्डर लेते थे, सप्लाई करते थे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कागजी कार्रवाई का हिसाब रखते थे। इस फैक्ट्री में इंसानों का पेट भरने वाली मशीनों को रवा रखने वाले पुर्जों की बजाय सीनों में गोलियां उतारने वाला असला बनने लगा था और जिंदगी की बजाय मौत का सा सामान बनने लगा था। तो किसी दफ्तर की ज़रूरत बाकी नहीं रही थी। आर्डर देने वाले और लेने वाले बराह रास्त बात करते थे और गुफ्तगू तक का रिकॉर्ड ना छोड़ते थे और ना गवाह। उनका लेन देन सब नाजायज़ और गैर कानूनी था। इसमें हिसाब किताब भी उनका अपना था। उसके वाउचर, कैश बुक सब वो खुद थे। उन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस की ज़रूरत भी ना थी कि सरकारी इदारों से खतों किताबत करें और सेल्स टैक्स या इनकम टैक्स अदा करने का सवाल ही ना था। चुनाचे फाइलों का और अमले का वजूद बेमसरफ हो गया था और हिसाबे दोस्तान दर्दे दिल की तरह अब हिसाबे दुश्मनान दर्दे दिल के उसूलों पर अमल हो रहा था। मुझे वो वक्त याद आया जब पहली बार इस दफ्तर में मैंने कदम रखा था और मेरी मुलाकात डिसल्वा से हुई थी। उस वक्त से अब तक गर्दिशी हालात ने क्या रंग दिखाए थे। डिसल्वा रिज़्क़े खाक हो चुका था और मैं इस सितारे का मालिक होने के बावजूद यहाँ से गुजरते हुए भी खौफज़दा था कि पहचान ना लिया जाऊँ। वजीर खान के पुराने वफादार और नमक ख्वार जो इसके लिए ख़ानदान की तरह थे बिखर गए थे। गालिब समझता था कि इस वक्त मेरे जज्बात और एहसासात क्या होंगे। वो खुद भी वक्त की इन्हीं तब्दीलियों के बारे में सोच रहा होगा जिसका शिकार सब हुए। हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए। वक्त का हाथ में बैठा हुआ बेरहम और अंधा शिकारी है जो बेखबरी में वार करता है और सारे ख्वाबों के तिलिस्म तोड़ देता है, उम्मीदों के नक्श मिटा देता है और मंसूबों को खाक में मिला देता है और शहनशाह, गदा और गुलाम को सल्तनत का मालिक बना देता है। हम अपने ख्यालात में बहव दाईं तरफ मुड़ गए। फिर सूबा खान टेलर की दुकान के सामने से घूमकर बैडन रोड पर दाखिल हुए। शुरू के हिस्से में वो दुकान भी नहीं थी जहाँ से एक बार मैंने कलाक मैकेनिज्म वाले ट्रांसिस्टर रेडियो लिए थे जो दर हकीकत टाइम बम थे। मालूम नहीं वो शख्स क्या हुआ, अपने किसी टाइम बम के धोखा देने से मारा गया। धोखा बम नहीं देता, टाइम देता है। वक्त पर गिरफ्त का दावा गलत हो जाता है और 30 मिनट का वक्त 29 मिनट में गुजर जाता है। घड़ी की सुइयों को मुतर्रक रखने वाली गरारियां तेज चलने लगती हैं तो 30 मिनट का सफ़र 25 मिनट में पूरा कर लेती हैं और 5 मिनट के वक्त को ख़तरे की हदूद से दूर पहुंचने के लिए बहुत काफ़ी समझने वाले एक दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। बाज़ औक़ात 30 मिनट पूरे होते ही फरिश्ता अजल वक्त को रोक लेता है क्योंकि उसके हिसाब से वक्त पूरा नहीं होता और जब टाइम बम लगाने वालों को यकीन आ जाता है कि उसके निज़ाम में कोई ख़राबी वाक़ई हो गई है तो वो उसे चेक करने आते हैं और यही उनके लिए ज़िंदगी का आखिरी लम्हा होता है। जब वो हाथ लगाते हैं तो बम फट जाता है क्योंकि फरिश्ता अजल के हाथों में रुका हुआ वक्त आज़ाद हो जाता है। गालिब के साथ में एक बहुत बड़ी दुकान में दाखिल हुआ तो मेरे ख्यालात की रूट टूट गई। वो दुकान हर किस्म के बिजली के सामान से भरी हुई थी और बहुत सजी हुई थी। नए सेल्समैन हमारी तरफ बढ़े लेकिन गालिब हाथ हिला के सीधा गुजर गया। आखिरी हिस्से में एक शीशे का दरवाज़ा था जिसके वस्त में सुर्ख रंग से प्राइवेट लिखा हुआ था। अंदर मुख्तसर से कैबिन नुमा कमरे में एक मेज़ के पीछे घूमने वाली कुर्सी पर एक नौजवान आदमी बैठा हुआ था। उसने गालिब का पुरतपा खैर मकदम किया और हम उसके मुकाबिल की दीवार के साथ लगे सोफों पर बैठ गए। खातिर तवाज़े के साथ बातों का सिलसिला शुरू हुआ। बागी ज़हन रखने वाला नौजवान गालिब की मदद के बायस एक DSP के उताब से बच गया था।
मगर उसकी रवश तब्दील नहीं हुई थी। उसने कहा कि पुलिस ही नहीं, दूसरे हराम खाने वालों से तो मैं दुगनी उजरत वसूल करता हूँ। मुफ्त काम करना होगा या रियायत देना होगी तो किसी गरीब या मुस्तहिक आदमी को दूंगा, या किसी दोस्त का काम होगा तो करूंगा, फिर उन बदमाशों से कमी पूरी करूंगा। गालिब ने उसे यकीन दिलाया कि इस मुल्क में रह कर भी उसके ख्यालात ना बदले तो इंशाअल्लाह एक दिन उसका कारोबार भी चौपट हो जाएगा और वो खुद भी अपनी असूली और नजरियाती जंग के बाइस इज्जत नहीं पाएगा, बल्कि सफ़े मुजरिमा में शामिल हो जाएगा। गालिब कहाँ का उसकी मदद करेगा। इस नक्कार खाने में जहाँ बदमाशी का नकारा बज रहा है, कौन सुनता है सदाए दरवेश। फिर गालिब ने मतलब की बात की, क्योंकि इस नौजवान के ख्यालात को बदलना मुश्किल था। बिलाखिर वक्त उसे सही सबक पढ़ा देगा, वो समझ जाएगा कि गलत क्या है और सही क्या, फिर दुनिया में कामयाब रहेगा। उसने हमारे मुतालबात पर गौर किया और ज़रूरत की नोयत को समझने के बाद कुछ परेशान नजर आने लगा। बात यह है गालिब साहब कि मिलने को दुनिया के बाजार में सब कुछ मिलता है, मगर आप आ गए हैं मेरी दुकान पर। वो बोला, मैं कोई नाजायज़ चीज़ ना रखता हूँ ना बेचता हूँ, लेकिन मैं आपको सॉरी कह के भी रुखसत नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक ज़रूरत लेकर मेरे पास आए हैं। मसला क्या है? ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता? गालिब बोला। मैंने इनकार नहीं किया। वो बोला, मुझे ये सब सामान मंगवा के देना पड़ेगा। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि यहाँ कौन क्या बेच रहा है और किस दाम में बेच रहा है। चलो तुम उनका पता बता दो। गालिब ने कहा, वो आपको इतनी आसानी से ये चीज़ें नहीं देंगे। वो बोला, जितनी आसानी से परचून की दुकान से दाल मिल जाती है। किसी को क्या मालूम कि आप कौन हैं, पुलिस या CID के आदमी या मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले? ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक मकासद में इस्तेमाल होती हैं। किसी का राज लेने के लिए अब राज किसी फ़र्द या ख़ानदान का हो तो उसे ब्लैकमेल किया जा सकता है, और हुकूमत का हो तो उससे वतन फरोश किस्म के लोग फ़ायदा उठाते हैं। एक और इस्तेमाल के इम्कानात पर गौर करो। गालिब ने कहा कि इससे वतन दुश्मन अनासर की सरगर्मियों का पता चलाया जा सकता है और उनकी निगरानी की जा सकती है। उन्हें इर्तिकाबे जुर्म के वक्त या माकूल सबूत और शहादत जमा करने के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है। उसने पहली बार गौर से देखा, क्योंकि अब तक मैं खामोश रहा था और अमलन इस मौजू पर सिर्फ गालिब ने गुफ्तगू की थी। आप लोगों का मकसद यही होगा, मैं ये फ़र्ज नहीं कर सकता। आप लोग किसी तरह भी गैर अखलाकी या गैर कानूनी काम कर सकते हैं। क्यों फ़र्ज नहीं कर सकते? सिर्फ हमारी शरीफाना सूरत देख कर? गालिब बोला, नहीं, हर शख्स की एक छठी हिस्से ऐसे ही मौके पर उसकी सही रहनुमाई करती है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। वो बोला, वो तुम्हारी मर्जी, तुम हवा से खमसा पर भरोसा करो या छठी, इस पर काम होना चाहिए। कारोबार में लगी लिपटी नहीं रखनी चाहिए। गालिब ने कहा, साफ बात करो। जी, और साफ बात यह है कि मैं आपको सब कुछ ला देता हूँ, दूसरों से लेकर आऊँगा। वो बोला, अब यहीं तशरीफ़ रखिए। अगर आप गए तो वो बहुत चक्कर देंगे, कभी एक जगह बुलाएंगे, कभी दूसरी जगह, आजकल परसों पर टालेंगे, और इस अरसे में आपके बेज़रर होने की तस्दीक भी करेंगे और आपकी ज़रूरत का अंदाज़ा भी। और कीमत वो ज़रूरत की वसूल करते हैं, चीज़ की नहीं। मैं उनके लिए बेज़रर हूँ। अभी माल ले आऊँ और ज़्यादा पैसे भी नहीं दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ वो मुझे ख़रीद पर या मामूली मुनाफे पर देंगे। जी नहीं, स्मगलर इतने ख़तरात मोल लेकर जो चीज़ लाता है वो मामूली मुनाफा कमाने के लिए नहीं लाता। कीमत कोई मसला नहीं। गालिब ने कहा, तुम जाओ, हम यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। उसे मुझसे लेकर उसके सामने 20,000 रख दिए। अब ऐसा भी नहीं। वो 20,000 उठाते हुए बोला, यह मैं भी एहतियातन ज़्यादा ले जा रहा हूँ। कुछ लोग ज़्यादा खबीस होते हैं, वो आपस में भी लिहाज के कायल नहीं होते। बाज़ औक़ात पूरी मार्केट में एक ही पीस हो तो वो चढ़ जाता है आसमान पर, जो कीमत मांगे देना पड़ती है। हमने उसे एक सेल्समैन के साथ बाहर जाते देखा, लेकिन अंदर शीशे के दरवाजे के पीछे बैठकर उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू ना सुन सके। क्या हम यहाँ बैठ के हर बात कर सकते हैं? मैंने कहा, यह सवाल ऐसा यह है जैसे ज़ीबा खाने में भैंस किसी दूसरी भैंस से पूछे कि यहाँ छुरी का कोई डर तो नहीं। गालिब बोला, तुम्हारा मतलब है यहाँ वाकई दीवारों के कान होंगे? मैंने कहा, जो सब सुनकर रिकॉर्ड कर लेंगे और तुम्हारा दोस्त बाद में सब जान लेगा। क्या ये नामुमकिन है? गालिब बोला, वो आदमी तो ऐसा नहीं है, उसे कोई ज़रूरत भी नहीं है इतना एहतमाम करने की। तुम कहो क्या कहना है? वो कम से कम हमारी बातें सुनकर हमें ब्लैकमेल नहीं करेगा और अफशाए राज भी नहीं करेगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? वो खत लिखने वाला अहमक था? मैंने कहा, उसकी जगह तुम होते। गालिब सोच कर बोला, तो ये खत लिखने के बाद क्या उम्मीद रखते? फ़र्ज़ कर लो कि तुम्हारी जगह वो होता। मैं कोई उम्मीद ना रखता। मैंने कहा, मैं रात को इसी मसले पर गौर फरमाता रहा। गालिब ने कहा, वो पूरा खत एक चाल है, मगर उसमें एक सच्चाई छुपी हुई है। उस खत को पढ़ने के बाद तुमने कुछ नताइज अखज़ किए थे। लिखने वाले को यकीन था कि तुम्हारा ज़हन इसके अलावा कुछ नहीं सोचेगा
और यही नतीजा अखज़ करेगा कि तुमने बहुत कुछ फ़र्ज कर लिया है। मसलन ये कि फैक्ट्री तुम्हारे हवाले करने की वजह क्या है? तुम्हारे ख्याल में वजह यह है कि दिलावर ने असला साजी कहीं और शुरू कर दिया है। दिलावर जानता था कि इस खत को पढ़ने के बाद तुम यही समझोगे और फिर तस्दीक करोगे। अगर तस्दीक के लिए खुद जाओगे तो वो तुम्हारी इस्तकबाल के लिए खुद मौजूद होगा और तुम्हें अपने अंदाजों के गलत होने की कीमत अदा करना होगी। सब कुछ वहाँ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे पहला था। क्या तुम्हारा ख्याल गलत नहीं हो सकता? मैंने गौर करते हुए कहा। हर बात, हर ख्याल और नज़रिया दोनों पहलू रखता है। गालिब बोला, वो तजर्बात की कसवटी पर और मुशाहिदे के बाद दुरुस्त साबित हो जाएगा या गलत। इस हकीकत को मैंने भी फरामोश नहीं किया था। अगर हम ये मान लेते हैं कि असला साजी अब किसी दूसरे महफूज और खुफिया मुकाम पर हो रही है तो क्या होगा? हम MWD कम्प्लेक्स की तरफ से बेनियाज हो जाएंगे। इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम या तुम्हारा कोई कानूनी अटारनी उसका कब्जा लेने चाहे। जाता तो झक मार के लौट आता। दिलावर कहता कि मियाँ होश के नाखुन दो, मुकदमा अदालत में है। मैं ऐसा खत लिखने की हिमाकत और जिसारत कर सकता हूँ। चुनाचे वही होता, हम अपने ख्याल पर कायम रहते और MWD इंजीनियरिंग कम्प्लेक्स हमारी नजर करम से महफूज हो जाता। हम बेवकूफ़ इस नए मुकाम की जस्तजू में लग जाते जहाँ दिलावर ने असला सादी की मशीनरी मुंतकिल की होगी और उस शराब के पीछे अपना वक्त भी ज़ाया करते और तवानाई भी। तुमने तो मुझे उलझा दिया है मिर्ज़ा गालिब के भतीजे, मैंने कहा, क्योंकि तुम्हारे दोनों ख्याल मुंतकी और कायल करने वाले हैं। सच ये भी हो सकता है और वो भी, मगर सच दो नहीं हो सकते। सच एक है और उसको दरियाफ्त करना पड़ेगा, गालिब ने कहा। दिलावर के खत ने हमारे सामने एक चैलेंज रख दिया है। अगर ये बात है तो हम इस चैलेंज को कबूल करते हैं, मैंने कहा। हम खुद जाके देख लेंगे कि MWD कम्प्लेक्स में अब क्या हो रहा है। उसी वक्त दुकान का मालिक लौट आया। उसके हाथ में गत्ते का एक डिब्बा था। कुछ तो मिल गया। वो अंदर आके बोला, कुछ मेरा आदमी ले आएगा। उसने डिब्बा मेज पर रखा और फ़ोन घुमाने लगा। उसने 6 जगह फ़ोन किया और फिर आराम से बैठकर डिब्बा खोलने लगा। पहली चीज़ जो उसने बरामद की वो देखने में मुख्तसर तरीन आले समात की तरह थी। एक धागे जैसे बारीक तार के साथ एक सिरे पर नन्हा सा सफ़ेद मोती लगा हुआ था। दूसरी तरफ 2 इंच चौड़ा और 3 इंच लंबा सफ़ेद रंग का प्लास्टिक पीस था जिसकी मोटाई 4-5 मिलीलीटर से ज़्यादा ना थी। यह वो चीज़ है जिससे बहरे और ऊंचा सुनने वाले आम लोगों की तरह सुन सकते हैं, वो बोला। और उसने हर तरफ से बंद डिबिया पर एक नन्हे से उबार को दबाया। उबार के नीचे सुर्ख रोशनी झिलमिलाने लगी। अब ये आन हो गया है। जिसका दिल चाहे इसे टेस्ट कर ले। ये आला समात के सिवा कुछ नहीं है। गालिब ने कान में उंगली डालकर हिलाई। गालबन ये चीज़ इस फहरिस्त में शामिल ना थी। इसकी ज़रूरत तो शायद 80 साल की उम्र में पड़ेगी। वो मुस्कुराया। यह आपकी मतलूबा चीज़ है मगर बहुत महफूज। अब आप गौर से देखिए। मैं इस नन्हे से बटन को फिर दबाता हूँ। लाइट ऑफ हो गई है, मगर अब फिर गौर फरमाइए। मैं इसी बटन को फिर दबाता हूँ, लाइट आ गई। यह अब भी आला समात है, मगर ये देखिए मैंने इसी बटन को एक बार फिर दबाया। लाइट ऑफ नहीं हुई बल्कि कुछ तेज़ हो गई है। अब ये एक वाकी टाकी है। कान में लगा हुआ माइक बहुत ज़्यादा हसास और पावरफुल है। 3 फुट के दायरे की सरगोशी भी कैच कर लेता है। ये बारीक तार इसका एंटीना है और ये नीचे का दूसरा हिस्सा ट्रांसमीटर जिसे जेब में डाला जा सकता है, यहाँ तक कि बालों में छुपाया जा सकता है बशर्ते के बाल लंबे और बड़े हों। बालों में से निकलकर ये धागे जैसा तार कान तक पहुँच जाएगा। इसकी आवाज़ 100 मीटर दूर दूसरे यूनिट में सुनी जा सकती है। दोनों की फ्रीक्वेंसी एक है लेकिन प्री सेट है, यानी आप चाहें तो इसे बदल नहीं सकते। उस डिब्बे में से एक दूसरा वैसा ही आला समात निकाल कर हमें दिखाया और अपनी निगाह शीशे के दरवाजे के बाहर रखी। यह खासी कारआमद चीज़ है, गालिब ने कहा। अब आप इसका तरीका इस्तेमाल समझ लें, वो बोला। इस बटन को फिर दबाने से ये निज़ाम ऑफ हो गया। लाइट बुझ गई है। इसे दोबारा ऑन करने के लिए यही अमल दोहराना पड़ेगा। पहली बार में आला समात ऑन, दूसरी बार में ऑफ, तीसरी बार में फिर आला समात ऑन। चौथी बार दबाने से लाइट ज़्यादा तेज़ होगी मगर लाइट हर जगह नहीं देखी जा सकती। फ़र्ज़ करें जी आपने बालों में छुपा रखा है। आप अपना सर खुजाने के बहाने इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। वाकी टाकी बनाने के लिए इस बटन को 4 मरतबा दबाइए। 5वीं दफ़ा में आप खुदा न खास्ता ये किसी के इल्म में आ जाए तो उसे खाक भी पता नहीं चलेगा। एक बार में ये ऑन होगा तो सिर्फ आला समात होगा। वो इसे ऑफ करके देख ले, दोबारा ऑन करेगा तब भी ये आला समात ही होगा, शक की बात ही नहीं। चौथी बार में ये 100 गज़ दूर तक पैगाम रसानी का जरिया है। जब ये 4 मरतबा दबाया जाएगा तो 100 गज़ के दायरे में दूसरा यूनिट कान में सिग्नल देगा। दूसरा शख्स अपने यूनिट के बटन को 4 मरतबा दबा के बात कर सकेगा और सुन भी सकेगा। कान में लगा हुआ मोती कंडेंसर माइक भी है और हेडफोन भी। मैं इस चीज़ की आफादियत का कायल हो गया।
जब उसने बड़े बालों की बात की थी तो कुदरती तौर पर मेरे ज़हन में दादों का ख्याल आया था, मगर अभी ये महज एक ख्याल था। कोई फैसला नहीं था कि वो उसे ज़रूर इस्तेमाल करेगी। आगाज़ ही से उसका एक इलेक्ट्रॉनिक आले के साथ जाना शुबात को जन्म दे सकता था। हमारे मुकाबिल बेवकूफ़ लोग नहीं थे जो गिरदो पेश से बेखबर हों। शायद हमसे पहले ही वो जानते होंगे कि बाज़ार में क्या कुछ दस्तयाब है और इस्तेमाल भी कर चुके होंगे। ये कोई नादर ईजाद दुनिया में अपनी नोयत की वाहिद चीज़ ना थी। इसकी कीमत सुनकर गालिब भी मुतासिर हुआ। बाहिमी राब्ते की ये जोड़ी 8000 में मिली थी और इसकी अफादियत 100 मीटर तक महदूद थी। उसके बाद मुझे दूसरी चीज़ की तरफ मुतवज्जो होना पड़ा। ये सिगरेट के पैकेट से बड़ा वाकी टाकी था और इससे 1 फुट लंबा एंटीना खींचकर बाहर निकाला जा सकता था। इस किस्म के 2 पीस 4000 में मिले थे। ये FM ट्रांसमीटर रिसीवर थे जो बैटरी सेल से चलते थे और इनकी रेंज 1 किलोमीटर थी। ज़ाहिर है ये छुपा के इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं थी और इनका तरीका इस्तेमाल हम जानते थे। इसकी रेंज एंटीना बढ़ाने से 3 किलोमीटर तक हो जाती थी। गालिब के दोस्त ने कहा, मसलन घरों के ऊपर लगे हुए रेडियो या टीवी के एरियल से मदद ली जाए तो 3 किलोमीटर तक आवाज़ पहुंचाना या 3 किलोमीटर के फासले से सिग्नल रिसीव करना मुमकिन है। इसका सेल मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो 5 घंटे काम देगा। इस पर मुझे याद आया, मैंने कहा, इस दूसरे यूनिट के अंदर भी तो सेल होगा, आले समात टाइप। हाँ, इसमें माइक्रो सेलिकॉन सेल है, वो बोला। ये चीज़ अभी आम तो नहीं है मगर मिल जाती है तलाश करने से। 150-200 का एक सेल मिलेगा जो काफ़ी चलेगा। इस्तेमाल पर मुनसर है। 180 मिनट की लाइफ है इसकी, चुनाचे आप हिसाब रखें कि कितने मिनट इस्तेमाल हुआ। टॉर्च लाइट सेल आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ता है तो सिग्नल भी कमज़ोर हो जाता है, लेकिन सेलिकॉन सेल एकदम जवाब दे जाएगा। दरअसल इस यूनिट को कम से कम एक ख़ास मिकदार में करंट चाहिए। इसका लेवल गिरेगा तो फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। आप इन दोनों चीज़ों को टेस्ट करेंगे? नहीं, आपका कहा काफ़ी है, गालिब ने कहा। और उस दुकानदार दोस्त ने 2 छोटे और 2 बड़े वाकी टाकी फिर डिब्बे में बंद कर दिए। वो साबुन की 12 टिक्कियों वाला डिब्बा था जिसको खोलने से साबुन की मखसूस महक आती थी। उसमें सब चीज़ें प्लास्टिक की थैली में डाल कर रखी गई थी। हमें घर से निकले हुए 1.25 घंटा हो गया था। गालिब ने बेचैनी से कलाई की घड़ी देखी। उसी वक्त दुकान का वो सेल्समैन भी आ गया जो मालिक के साथ गया था। वो खामोशी से अंदर आया और उसने चमड़े की जैकेट के अंदर से सिगरेट का एक पैकेट निकाल कर मेज पर रख दिया। 2000 और देने हैं, वो बोला। कम नहीं किए उस यहूदी ने, दुकान का मालिक बोला। कह रहा था 12 के 10 ले रहा हूं और क्या कम करूं। गालिब साहब, मेरा अंदाजा कुछ गलत हो गया, दुकानदार ने कुछ खिफत से कहा। लेकिन सारी बात ज़रूरत की है और बाल शार्ट है इत्तफाक से, चुनाचे सब फ़ायदा उठा रहे हैं। 2-4 हफ्ते में इससे आधी कीमत देना पड़ती। इसे 2000 दे दे। सेल्समैन 2000 लेकर चला गया तो उसने 3 कैसल ब्रांड सिगरेट का पैकेट खोला। अंदर से एक कलाई की घड़ी निकल आई और एक अजीब सी चीज़ जिसकी लंबाई 2 इंच थी, चौड़ाई आधे इंच से कुछ ज़्यादा और मोटाई वही 4-5 मिलीमीटर। उसके दोनों किनारे गोल थे। एक सतह बिल्कुल साफ और चिकनी थी, दूसरी तरफ उंगली के नाखून के बराबर खुले हिस्से पर जाली थी। जाली का और उस चीज़ का रंग चमकदार स्याह था। ये बहुत नायाब और ख़तरनाक चीज़ें हैं, दुकानदार बोला। ये कलाई की घड़ी नहीं, FM माइक्रोफोन है। घड़ी की चाबी यूं तो वक्त बताने वाली सुइयों के लिए है। इसको थोड़ा सा बाहर खींच ले तो वक्त मिलाया जा सकता है। हर घड़ी में ऐसे ही होता है। लेकिन अब देखिए, मैं मिनट की सुई को एक पूरा चक्कर देता हूँ, वक्त 1 घंटा आगे बढ़ गया। अब इसे वापस लाता हूँ, वक्त फिर वही हो गया। अब चाबी को थोड़ा सा और बाहर खींच ले, सेकंड की सुई रुक गई। ये इशारा है कि आपकी घड़ी का माइक्रोफोन काम करने लगा है। सुई को घुमाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी, जैसे रेडियो की सुई से बदलती है। इस रिमोट माइक्रोफोन में ये फ़ायदा है कि आपको एक ही फ्रीक्वेंसी पर पैगाम देने की मजबूरी नहीं है। आप जब चाहें फ्रीक्वेंसी बदल लें। 88 मेगाहर्ट्ज़ से 100 मेगाहर्ट्ज़ के दरमियान कहीं भी रख लें। इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। मेरा मतलब है इसके साइज़ के मुकाबले में किसी गाड़ी के रेडियो का एंटीना पूरा ऊंचा कर लिया जाए तो रेडियो यूं ट्यून करने से इस माइक्रोफोन का सिग्नल किसी जगह बिल्कुल साफ सुनाई देगा। तकरीबन 1 मील के दायरे में 1 किलोमीटर कुछ कम होता है 1 मील से। एंटीना कम से कम 3 फुट ऊंचा होना चाहिए गाड़ी के रेडियो का। छत के ऊपर होगा तो आवाज़ ज़्यादा साफ होगी मगर रेंज वही रहेगी। इस कलाई की घड़ी की सबसे बड़ी खूबी इसका सेल है, जो थर्मो इलेक्ट्रिक सेल है। जैसे कोयले या तेल को जला के बिजली पैदा करते हैं, उसी तरह इस सेल में जिस्म की हरारत से करंट पैदा होता है। घड़ी हाथ पर बंधी रहे तो इसकी पुश्त हरारत जज़ब करती है और सेल उस हरारत को करंट में तब्दील करता है। सेल की लाइफ मुकर्रर नहीं, ना चले तो 2 दिन ना चले और ठीक काम करता रहे तो 2 साल गुजार दे। तरीका इस्तेमाल समझ लिया है आपने, एक बार फिर देख लें।